नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट, सॉट्जम। BA, वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट, BAVTM, CBCS। BTMC 132 प्रबंधन की बुनियादें। खंड 1 व्यावसायिक मूलभूत संकल्पनाएं, रूप तथा वित्तपोषण। इकाई 1 व्यवसाय के स्वरूप तथा क्षेत्र। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि मानवीय कार्यकलाप के स्थूल वर्गों को पहचान सकें, व्यवसाय क्या है इसका वर्णन कर सकें, व्यवसाय के लक्षणों तथा उद्देश्यों को सूचीबद्ध कर सकें, व्यावसायिक कार्यकलाप का वर्गीकरण कर सकें तथा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का वर्णन कर सकें। 1.1 प्रस्तावना। हम अपने दैनिक जीवन में व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग आदि शब्दों का बहुत बार प्रयोग करते हैं। व्यावसायिक संगठन में इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। इस परिचयात्मक इकाई के अध्ययन से आप इन शब्दों के सही अर्थ समझ सकेंगे। इस इकाई संकल्पनाएं में आप आर्थिक एवं गैर-आर्थिक कार्यकलाप के अंतर, व्यवसाय के उद्देश्यों, व्यावसायिक कार्यकलाप के वर्गीकरण, संगठन के महत्व तथा व्यवसाय में उद्यमकर्ता की भूमिका के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। 1.2 मानवीय कार्यकलाप। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात के सोने के समय तक हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। सुबह हम बिस्तर से उठते हैं, दांत साफ करते हैं, स्नान करते हैं और नाश्ता करते हैं। उसके बाद बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज जाते हैं, बड़े लोग काम करने के लिए कार्यालय, कारखाना, दुकान या खेत में जाते हैं तथा गृहिणियां घर पर काम करती हैं। शाम को हम लोग घर वापस आते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं। इस प्रकार हम सुबह से शाम तक जिन कार्यों में लगे रहते हैं, वे सब मानवीय कार्यकलाप कहलाते हैं। यदि आप इन मानवीय कार्यकलाप का ध्यान से अध्ययन करें, तो पाएंगे कि इनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से हमें आर्थिक लाभ होता है, जैसे कारखाने, कार्यालय या खेत में किए गए काम। कुछ अन्य कार्य करने से हमें कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं होता, जैसे दांत साफ करना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, खेलना, गृहिणी द्वारा भोजन पकाया जाना आदि। इस प्रकार हम मानवीय कार्यकलाप को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 1. गैर आर्थिक कार्यकलाप तथा 2. आर्थिक कार्यकलाप। 1. गैर आर्थिक कार्यकलाप, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वे कार्य हैं जो मनुष्यों द्वारा स्नेह, प्रेम, सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, शारीरिक आवश्यकता, देशभक्ति आदि भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, न कि धनोपार्जन के लिए। गृहिणी द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाया जाना, बच्चों का स्कूल जाना या विभिन्न खेल खेलना, लोगों का मंदिर या मस्जिद में प्रार्थना के लिए जाना, एक समाज सेवक द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करना आदि गैरार्थिक कार्यों के कुछ उदाहरण हैं। इन कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। 2. आर्थिक कार्यकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वे कार्य हैं जो मनुष्यों द्वारा जीविका या धन कमाने के लिए किए जाते हैं। ये आर्थिक कार्यकलाप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं वितरण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का अस्पताल में काम करना, एक अध्यापक का स्कूल में काम करना, एक कर्मचारी का कार्यालय जाना, एक किसान का खेत में काम करना आदि कार्य। ये सब लोग जीविकोपार्जन के लिए या धन प्राप्त करने के लिए ही ऐसे करते हैं। इन आर्थिक कार्यकलापों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: क. व्यवसाय, ख. वृत्ति तथा ग. रोजगार। मानवीय कार्यकलाप के वर्गीकरण के लिए चित्र 1 देखिए। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। व्यवसाय, बिजनेस ऐसा कोई भी कार्य जो मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है,
व्यावसायिक कार्य कहलाता है। लाभ अर्जित करने से इस उद्देश्य की पूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन द्वारा की जाती है, अथवा विनिमय द्वारा, अथवा दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से। अतः हम व्यवसाय को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: ऐसा कोई भी कार्य जिसका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा विनिमय से होता। साबुन का उत्पादन, अंडों का विक्रय, टेलीविजन सेटों का उत्पादन, परिवहन आदि व्यवसाय के उदाहरण हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय में लगा होता है वह व्यवसायी अथवा उद्यमकर्ता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार किसी व्यावसायिक कार्य को करने के लिए संगठित की गई फर्म व्यावसायिक उद्यम या व्यावसायिक फर्म कहलाती है। व्यवसाय के बारे में और अधिक जानकारी आप इस इकाई में आगे प्राप्त करेंगे। वृत्ति, प्रोफेशन। ऐसा कोई भी कार्य संबंध वृत्तिक ज्ञान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर आधारित विशेष प्रकार की व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करना है, वृत्ति कहलाता है। डॉक्टरों, वकीलों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। साधारणतया प्रत्येक वृत्ति वर्ग के लिए एक वृत्तिक बनी होती है। उदाहरण के लिए, बार कौंसिल ऑफ इंडिया वकीलों की एक ऐसी ही वृत्तिक संस्था है जो भारत में वकालत की वृत्ति का मार्गदर्शन तथा नियमन करती है। ऐसी वृत्तिक संस्था संबंधित वृत्ति को अपनाने के लिए आवश्यक शिक्षण व प्रशिक्षण के स्वरूप तथा प्रकार निर्धारित करती है। प्रत्येक वृत्तिक का संबंधित वृत्ति संस्था का सदस्य बनना आवश्यक है तथा उसे इस प्रकार की संस्था द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। वृत्तिक प्रदान की गई सेवाओं के लिए कुछ शुल्क वसूल करते हैं। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। नियोक्ता द्वारा किसी समझौते या सेवा नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को सौंपा गया कार्य रोजगार वर्ग के अंतर्गत आता है। वह व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य का दायित्व ग्रहण करता है कर्मचारी कहलाता है। इस प्रकार सौंपे गए कार्य को पूरा करने के बदले में कर्मचारी नियोक्ता से मजदूरी अथवा वेतन भत्ता, लाभांश आदि के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। रोजगार को नौकरी भी कहते हैं। करना, कार्यालय में काम करना, होटल में काम करना, कॉलेज में रोजगार के कुछ उदाहरण हैं। वृत्ति की दृष्टि से योग्य व्यक्ति भी विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारियों की तरह काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी बटा निजी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर, कारखाने में काम करने वाले इंजीनियर आदि। कारखाने में कुछ काम करना। यद्यपि व्यवसाय, वृत्ति एवं रोजगार में कुछ अंतर है, फिर भी इनका आपस में संबंध है। व्यावसायिक उद्यम देश में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार वृत्तिक जैसे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार, प्रबंध परामर्शी, कानूनी विशेषज्ञ, डॉक्टर आदि जटिल तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक फर्मों में काम करते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक उद्यम वृत्ति को तथा साधारण जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही व्यवसाय की सफलता भी व्यवसाय में काम करने वाले वृत्ति को तथा कर्मचारियों पर निर्भर करती है। 1.3 व्यवसाय। अभी तक आपने पढ़ा कि मनुष्यों के आर्थिक कार्यकलाप को व्यवसाय, वृत्ति और रोजगार में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन 3 वर्गों में वृत्ति और रोजगार इस पाठ्यक्रम के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं, यद्यपि वे भी काफी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ मुख्य रूप से हमारा संबंध व्यवसाय से है, अतः आइए हम व्यवसाय के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करें। 1.3 एक व्यवसाय के मुख्य लक्षण। आप पढ़ चुके हैं कि व्यवसाय का संबंध लाभ अर्जित करने की इच्छा से आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं के उत्पादन तथा बटा अथवा विनिमय और सेवाओं में किए गए मानवीय कार्यकलाप से है। आइए अब हम व्यवसाय की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करें। व्यवसाय के निम्नलिखित 5 मुख्य लक्षण होते हैं। 1. वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार। व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार होता है। ये वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे मिठाई,
डबल रोटी, कपड़े, जूते आदि। ये वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं भी हो सकती हैं जिनका प्रयोग उपभोग के लिए अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, जैसे मशीनरी, उपस्कर आदि। व्यवसाय में सेवाओं का भी कारोबार होता है, जैसे परिवहन, भंडारण, बैंक सेवा, बीमा आदि, जो अमूर्त तथा अदृश्य वस्तुएं होती हैं। 2. उत्पादन तथा बटा अथवा विनिमय। आप किसी आर्थिक कार्य को व्यवसाय तभी कह सकते हैं जब उसका संबंध मूल्य के बदले वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं, हस्तांतरण, विनिमय अथवा विक्रय से हो। यदि वस्तुओं का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए या किसी को उपहार में देने के लिए किया जाता है, तो इन कार्यकलापों को व्यवसाय नहीं माना जाता। किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक क्रेता तथा दूसरा विक्रेता। इस प्रकार के कार्यकलाप का संबंध क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तुओं के हस्तांतरण या वस्तुओं के विनिमय से होना चाहिए। वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के बदले में या मुद्रा के बदले में किया जा सकता है। 3. कारोबार में निरंतरता और नियमितता। किसी एक लेनदेन को व्यवसाय नहीं माना जा सकता। किसी कार्य को व्यवसाय तभी माना जा सकता है जब उसका निष्पादन लगातार या बार-बार किया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने रहने का मकान बेच देता है, उसे व्यवसाय नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वह बार-बार मकान खरीदता है और दूसरों को बेचता है, तो इस प्रकार का कार्य व्यवसाय के अंतर्गत आता है। कोई लेनदेन कितनी जल्दी होना चाहिए, यह कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक जहाज बनाने वाली कंपनी को एक जहाज का निर्माण करने और बेचने में काफी समय लगता है, लेकिन एक सब्जी बेचने वाला सुबह बाजार से सब्जी खरीदता है और शाम तक अपने ग्राहकों के बेच देता है। ये दोनों ही प्रकार के कार्य व्यवसाय माने जाएंगे। 4. लाभार्जन प्रमुख प्रयोजन। लाभ अर्जित करना व्यवसाय का प्रमुख प्रयोजन है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं होना चाहिए कि व्यावसायिक कार्यकलाप में सेवा का कम महत्व है। वास्तव में कोई भी व्यवसाय केवल तभी प्रगति कर सकता है जब वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने में समर्थ हो। व्यवसाय को बनाए रखने के लिए विकास, उसके विस्तार तथा समाज से उसके लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए लाभ अर्जित करना अत्यंत आवश्यक है। 5. जोखिम का तत्व। प्रत्येक व्यवसाय में हानि होने की संभावना बनी रहती है। हानि एक उठाने की इस संभावना को ही जोखिम कहा जाता है। व्यवसाय में जोखिम का तत्व उन कारणों से विद्यमान रहता है जिन पर उद्यम का वश नहीं होता। जोखिम दो प्रकार की होती है। एक, ऐसी जोखिम जिसकी संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है तथा जिसका बीमा कराया जा सकता है। आग, बाढ़, चोरी आदि से होने वाली हानियां ऐसी जोखिम के उदाहरण हैं। 2. ऐसी जोखिम जिसकी संभावना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और न ही जिसका बीमा कराया जा सकता है, जैसे बदलती हुई तकनीक, मांग में कमी, फैशन का बदलता रहना, कच्चे माल की पूर्ति में कमी आदि। इस प्रकार की सभी जोखिम पूर्ण रूप से उद्यम को ही वहन करनी पड़ती है। 1 मार्च 2002 व्यवसाय के उद्देश्य। जैसा कि आप जानते हैं, व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। यद्यपि व्यवसाय की सफलता में लाभ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर भी लाभ अर्जित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य को लेकर व्यवसाय अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकता। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा है, व्यवसाय का अर्थ केवल धन के पीछे भागना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होना चाहिए। उर्विक के अनुसार, जिस प्रकार भोजन करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार लाभ अर्जित करना भी व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। समाज की सेवा व्यवसाय का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। वास्तव में कुछ लेखक तो समाज की सेवा को व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य मानते हैं और कहते हैं कि यही उद्देश्य व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप के रूप में बने रहने का औचित्य सिद्ध रहता है। इसीलिए जहां व्यवसायी के लिए व्यवसाय में बने रहने के लिए लाभ अर्जित करना आवश्यक है,
वहीं व्यवसाय को बनाए रखने के लिए तथा उसके विकास के लिए उसका लक्ष्य इससे कहीं अधिक ऊपर होना चाहिए। व्यवसाय के उद्देश्यों का वर्णन 3 व्यापक शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। आय, आर्थिक उद्देश्य। 2, सामाजिक उद्देश्य। 3, मानवीय उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य मूलतः एक आर्थिक कार्य होने के कारण व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य आर्थिक हैं। कुछ आर्थिक उद्देश्य निम्न हैं। 1, संतोषप्रद लाभ अर्जित करना। 2, नए बाजारों का पता लगाना तथा और अधिक ग्राहक बनाना। 3, फर्म की व्यावसायिक क्रियाओं का विकास एवं विस्तार। 4, नव प्रवर्तन करना तथा वस्तुओं और सेवाओं में सुधार करना ताकि ग्राहक कम मूल्य पर और अधिक उन्नत वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकें। सामाजिक उद्देश्य। चूंकि व्यवसाय समाज का ही एक अंग है, इसीलिए समाज के प्रति भी इसके कुछ कर्तव्य हैं। व्यवसाय के कुछ प्रमुख सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1, देश के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। 2, समाज को अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करना। 3, उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। 4, निवेशकर्ताओं के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करना। 5, मुनाफाखोरी तथा अन्य अनुचित व्यवहार से समाज को बचाना। 6, राष्ट्रीय हितों तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का उत्पादन करना। मानवीय उद्देश्य। व्यावसायिक कार्यकलाप साधारणतया कर्मचारियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं जो स्वयं मानव होते हैं। वास्तव में व्यावसायिक उद्यम की कार्यकुशलता और सफलता उसके कर्मचारियों को प्राप्त प्रेरणा तथा उनकी योग्यता पर निर्भर है। इसलिए अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यवसाय को कुछ मानवीय उद्देश्य भी अवश्य रखने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण मानवीय उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1, मजदूरी तथा प्रोत्साहन के रूप में कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार। 2, कर्मचारियों के लिए अधिक अच्छा वातावरण एवं कार्य करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराना। 3, कर्मचारियों को अपने काम से संतोष प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था करना। 4, कर्मचारियों को अधिकाधिक पदोन्नति तथा विकास के अवसर प्रदान करना। 1.3 व्यवसाय का वर्गीकरण। व्यवसाय के बारे में हमने जो कुछ अब तक बताया है उसे याद कीजिए। बताया गया था कि लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा बटा अथवा विनिमय को व्यवसाय कहते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि व्यवसाय का संबंध 2 पहलुओं से होता है, उत्पादन और विनिमय। इसी आधार पर हम व्यावसायिक कार्यकलाप को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उत्पादन से संबंधित सभी कार्यकलाप को हम प्रथम वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी प्रकार विनिमय से संबंधित सभी कार्यकलाप को द्वितीय वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग को उद्योग कहा जाता है तथा द्वितीय वर्ग को वाणिज्य। 1, 4 उद्योग। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, उद्योग से आशय व्यावसायिक कार्यकलाप के उस अंश से है जिसका संबंध उपलब्ध भौतिक संसाधनों के प्रयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं के उत्पादन से होता है। उद्योग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं और उन्हें अंतिम उपभोग या और उपयोग के लिए निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि औद्योगिक कार्यकलाप का उद्देश्य वस्तुओं को उस रूप में उपलब्ध कराना है जिस रूप में वे उन व्यक्तियों की सुविधाओं, आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के अनुकूल सिद्ध हो सके जो उन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। इस प्रकार उद्योग वस्तुओं के रूपमूलक उपयोगिता फॉर्म यूटिलिटी का सृजन करते हैं। उदाहरण के लिए खेतों, कारखानों, खानों आदि से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ये वस्तुएं जनता की सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। संक्षेप में, उन मनुष्यों के कार्यकलाप उद्योग के अंतर्गत आते हैं जो वस्तुओं के निस्सारण, निर्माण, संसाधन, उत्पादन तथा विर्चन कार्यों फैब्रिकेशन में लगे हुए होते हैं। उद्योग का एक दूसरा अर्थ भी होता है
इस दूसरे अर्थ में उद्योग से अभिप्राय कारखानों के ऐसे समूह से होता है जिसे प्रायः किसी विशेष प्रकार की उत्पाद श्रृंखला में विशिष्टता प्राप्त हो। उदाहरण के लिए वे सब कारखाने जो उर्वरक का उत्पादन करते हैं सामूहिक रूप से उर्वरक उद्योग कहलाते हैं। इसी प्रकार मोटरों के सभी कारखाने मोटर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यह विधि हमारे लिए संगत नहीं है। हमने पहली विधि अपनाई है। 1 अप्रैल 2001 उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न विधियों से किया जाता है। इन विधियों की सूची नीचे दी गई है। 1. कार्य की प्रकृति के आधार पर। क. निस्सारक उद्योग। ख. जनिक उद्योग। ग. विनिर्माण उद्योग। घ. निर्माण उद्योग। 2. उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर क. उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ख. उत्पादक वस्तु उद्योग। 3. निवेश के स्तर के आधार पर। क. भारी उद्योग। ख. हल्के उद्योग। 4. कार्य के आकार के आधार पर। क. छोटे पैमाने के उद्योग। ख. बड़े पैमाने के उद्योग। 5. कार्य क्षेत्र के आधार पर। क. क्षेत्रीय उद्योग। ख. राष्ट्रीय उद्योग। ग. बहुराष्ट्रीय उद्योग। चूंकि इस इकाई में विवेचन का विषय मानवीय कार्य पर ही केंद्रित है, इसलिए हमारे लिए कार्य की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण ही अधिक उपयुक्त है। अतः आइए हम लोग प्रथम वर्गीकरण के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करें। क. निस्सारक उद्योग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज पृथ्वी की सतह से अथवा सतह के नीचे से अथवा वायु से या पानी से जैसे खनिज पदार्थ, पशु, पौधे, पेड़ आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं निस्सारण से संबंधित कार्यकलाप इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। निस्सारक उद्योग समाप्तिकरण उद्योग भी कहलाते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रयत्न के बाद संसाधनों में कमी आ जाती है तथा वह संपत्ति होती रहती है। खनन, खेती, उत्खनन, शिकार, मछली पकड़ना आदि सभी कार्य इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ख. जनिक उद्योग जेनेटिक इंडस्ट्रीज इस वर्ग के अंतर्गत वे कार्यकलाप आते हैं जिनका संबंध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विक्रय के लिए प्रजनन द्वारा पशुओं और पौधों की प्रजाति में वृद्धि करना होता है। जनिक उद्योग के उदाहरण हैं पौधशालाएं, जो पौधों की प्रजाति में वृद्धि करके उनका विक्रय करती हैं, मुर्गी पालन फार्म, पशुपालन फार्म, मत्स्य पालन फार्म इत्यादि। निस्सारण उद्योग और जनिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। निस्सारण उद्योग में मनुष्य पृथ्वी, समुद्र या वायु से निकाली गई संपत्ति में वृद्धि नहीं कर सकता, लेकिन जनिक उद्योग में मनुष्य न केवल प्राकृतिक वस्तुओं के विकास में वृद्धि कर सकता है बल्कि उनका प्रजनन भी कर सकता है। ग. विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल को तैयार माल में रूपांतरित करने में संलग्न होते हैं। साधारणतया निस्सारक उद्योगों के उत्पाद विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में विनिर्माण उद्योग निस्सारक उद्योग के उत्पादों को रूपमूलक उपयोगिता प्रदान करते हैं। सीमेंट उद्योग चीनी उद्योगों के उत्पादों का रूपमूलक उपयोगिता प्रदान करते हैं। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि विनिर्माण उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। घ. निर्माण उद्योग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज निर्माण उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका संबंध भवन, पुल, बांध, सड़क, नहर, रेल की पटरी आदि का निर्माण करने से होता है। ये उद्योग विनिर्माण उद्योगों के उत्पादों जैसे ईंट, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात तथा निस्सारक उद्योगों के उत्पादों जैसे पत्थर, लकड़ी का उपयोग करते हैं। निर्माण उद्योगों के उत्पाद अधिकतर अचल होते हैं।
उसकी संस्थापना, निर्माण अथवा संरचना प्रायः एक निश्चित स्थान पर की जाती है। चित्र 1-2 को देखिए, जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण उदाहरण सहित दर्शाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। जब हम गतिविधि की प्रकृति की बात करते हैं, तो हम सेवा उद्योग को भी शामिल कर हैं। ये ऐसे उद्योग हैं जो किसी भी मूर्त उत्पाद का उत्पादन नहीं करते, बल्कि पर्यटन उद्योग, मनोरंजन उद्योग आदि जैसी एक सेवा प्रदान करते हैं। 1.5 वाणिज्य। आप पढ़ चुके हैं कि व्यावसायिक कार्यकलाप को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. उद्योग तथा 2. वाणिज्य। आपने यह भी पढ़ा कि औद्योगिक कार्यकलाप का संबंध आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होता है। जब तक इन वस्तुओं और सेवाओं को उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है, तब तक ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती। इसीलिए आवश्यक होता है कि उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर तथा उचित ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वाणिज्य कार्य का आरंभ हुआ। ऐसे सभी कार्यकलाप जो इन वस्तुओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं में संबंध स्थापित करते हैं तथा उसके बीच वस्तुओं का निरंतर और निर्विघ्न प्रवाह बनाए रखते हैं, वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर और निर्विघ्न प्रवाह में कई रुकावटें और बाधाएं आती हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब तक उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे को पहचान नहीं लेते, तब तक उनके बीच वस्तुओं के विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी को व्यक्ति संबंधी बाधा कहा जाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु का क्रय करने के लिए उपभोक्ताओं को उस वस्तु के अस्तित्व का तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। इसी कारण उपभोक्ताओं को इस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। इसी को ज्ञान संबंधी बाधा कहा जाता है। उत्पादन के समय और उपभोग के समय में अंतराल के कारण उत्पन्न होने वाली बाधा समय संबंधी बाधा कहलाती है। कई स्थितियों में उत्पादन किसी एक स्थान पर होता है और उनका उपभोग किसी दूसरे स्थान पर होता है। इसीलिए वस्तुओं को उनके उत्पादन के स्थान से उनके उपभोग के स्थान तक ले जाना आवश्यक होता है। इसी से स्थान संबंधी बाधा उत्पन्न होती है। वाणिज्य इन सब बाधाओं को दूर करता है और उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं के विनिमय को सुगम बनाता है। इस खंड में आगे आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन बाधाओं को उन विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलाप द्वारा किस प्रकार दूर किया जाता है जो वाणिज्य का ही एक भाग होते हैं। संक्षेप में, वाणिज्य का संबंध मुख्य रूप से वस्तुओं के क्रय और विक्रय से होता है तथा इसके अंतर्गत वे सभी कार्य भी आते हैं जो क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तुओं के निरंतर और निर्विघ्न प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार वाणिज्य के 2 मुख्य पहलू होते हैं। 1. वस्तुओं का क्रय और विक्रय तथा 2. वस्तुओं के निरंतर और निर्विघ्न प्रवाह के लिए आवश्यक कार्य। अतः हम वाणिज्य से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 1. व्यापार क्रय और विक्रय से संबंधित कार्य। 2. व्यापार में सहायक कार्य, वे कार्यकलाप जो वस्तुओं के निरंतर और निर्विघ्न प्रवाह को सुगम बनाते हैं। द पीपल्स। 1 मई 2001 व्यापार ट्रेड। आप पढ़ चुके हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय से संबंधित मानवीय कार्यकलाप व्यापार के अंतर्गत आते हैं। अतः लाभ अर्जित करने की इच्छा से किए गए वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय को व्यापार में शामिल किया जाता है। व्यापार का उद्देश्य उन व्यक्तियों को वस्तुएं उपलब्ध कराना है जिन्हें उनकी आवश्यकता है तथा जो उनके लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार व्यापार उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध स्थापित करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा व्यक्ति संबंधी बाधा को दूर करता है। व्यापार में संलग्न व्यक्ति व्यापारी या बिचौलिया कहा जाता है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच कई व्यापारी काम करते हैं तथा व्यक्ति संबंधी बाधा को दूर करते हैं। व्यापार को हम दो स्थूल वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक, आंतरिक व बाहरी व्यापार। एक, आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड, जब किसी देश की सीमाओं के अंदर ही व्यापार होता है तो इसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्रय और विक्रय दोनों देश की सीमाओं के अंदर ही होने चाहिए। इसके लिए भुगतान प्रायः राष्ट्रीय मुद्रा में ही किया जाता है। इस आंतरिक व्यापार को अंतर्देशीय व्यापार राष्ट्रीय मुद्रा में ही किया जाता है। इसे आंतरिक व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार या देशीय व्यापार भी कहा जाता है। कार्य की मात्रा के आधार पर हम आंतरिक व्यापार को क, थोक व्यापार और ख, फुटकर व्यापार में वर्गीकृत कर सकते हैं। क, थोक व्यापार होलसेल ट्रेड, अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय और विक्रय को थोक व्यापार कहते हैं। थोक व्यापार में संलग्न व्यक्ति को थोक व्यापारी कहते हैं। ख, फुटकर व्यापार रीटेल ट्रेड, अपेक्षाकृत छोटी मात्रा में वस्तुओं के क्रय और विक्रय को फुटकर व्यापार कहते हैं। फुटकर व्यापार में संलग्न व्यक्ति फुटकर व्यापारी कहलाता है। आइए अब हम विस्तार से विवेचन करें कि ये थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी किस प्रकार कार्य करते हैं तथा व्यक्ति की बाधाओं को कैसे दूर करते हैं। थोक व्यापारी निर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है और फुटकर व्यापारियों को अपेक्षाकृत कम मात्रा में बेचता है। इस प्रकार थोक व्यापारी उत्पादकों और फुटकर व्यापारियों के बीच कड़ी का काम करते हैं। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें उपभोक्ताओं को और भी छोटी मात्रा में बेचते हैं। इस प्रकार फुटकर व्यापारी एक तरफ थोक व्यापारियों और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसी प्रकार थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं तथा व्यक्ति की बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन कभी-कभी उत्पादक केवल थोक व्यापारियों की या केवल फुटकर व्यापारियों की सेवाओं का ही उपयोग करते हैं या फिर उपभोक्ताओं से सीधे ही संपर्क स्थापित करते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कार्य करने वाले व्यापारियों बटा बिचौलियों की संपूर्ण श्रृंखला को वितरण का माध्यम कहते हैं। 2. बाहरी व्यापार एक्सटर्नल ट्रेड, इसे विदेश व्यापार फॉरेन ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। जब किसी देश की सीमा से बाहर व्यापार होता है तो उसे बाहरी व्यापार कहते हैं। दूसरे शब्दों में बाहरी व्यापार से अभिप्राय राष्ट्रों के बीच के व्यापार से होता है। यह व्यापार एक वस्तु के दूसरी वस्तु से अथवा मुद्रा से विनिमय के रूप में होता है। विदेशी व्यापार को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। क, आयात व्यापार, ख, निर्यात व्यापार, ग, पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार इंपोर्ट ट्रेड, जब एक देश दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता है तो खरीदने वाले देश के लिए वह आयात व्यापार कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका से मशीनरी खरीदता है तो यह भारत के लिए आयात व्यापार होगा। निर्यात व्यापार एक्सपोर्ट ट्रेड, जब कोई देश दूसरे देश को वस्तुएं बेचता है तो बेचने वाले देश के लिए वह निर्यात व्यापार कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत रूस को चमड़े की वस्तुएं तथा अमेरिका को चाय बेचता है। भारत के लिए वस्तुओं की इस प्रकार की बिक्री को निर्यात व्यापार कहा जाएगा। पुनर्निर्यात व्यापार री एक्सपोर्ट ट्रेड, इसे आयातित माल का निर्यात व्यापार एंट्रेपोट ट्रेड भी कहा जाता है। जब किसी एक देश से वस्तुओं का आयात किया जाता है तथा किसी अन्य देश को उन्हीं वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो ऐसे व्यापार का पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं। पुनर्निर्यात उन देशों द्वारा किया जाता है जिनके पास ऐसे बंदरगाह होते हैं और जो ऐसे स्थानों पर स्थित हैं
जहां से वे पड़ोसी देशों के लिए वितरण केंद्र का कार्य कर सकते हैं। ऐसे देश बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात करते हैं तथा फिर पड़ोसी देशों को उन्हीं वस्तुओं का पुनर्निर्यात कर देते हैं। 1 मई 2002 व्यापार में सहायक कार्य एड्स टू ट्रेड। वे कार्य जो व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं, व्यापार में सहायक कार्य कहलाते हैं। इस प्रकार वे सभी मानवीय कार्यकलाप जो बाधाओं को दूर करते हैं और वस्तुओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, व्यापार में सहायक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्यों को व्यापार के सहयोगी कार्य भी कहा जाता है। व्यापार में सहायक कार्यों के अंतर्गत आने वाले कार्यों के संपूर्ण क्षेत्र को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1. परिवहन, 2. भंडारण, 3. बीमा, 4. विज्ञापन तथा 5. बैंकिंग। 1. परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। साधारणतः सभी वस्तुओं का उपभोग उसी स्थान पर नहीं होता जिस स्थान पर उनका उत्पादन होता है। इसलिए वस्तुओं को उनके उत्पादन स्थान से उस स्थान पर पहुंचाना होता है जहां उनकी मांग है। वस्तुओं को इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने से संबंधित कार्य को परिवहन कहते हैं। इस प्रकार परिवहन स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है और वस्तुओं में स्थानमूलक उपयोगिता का सृजन करता है। परिवहन 3 प्रकार का होता है। अ. भूमि परिवहन, सड़क, रेल मार्ग। ब. हवाई परिवहन, हवाई जहाज। स. जल परिवहन, नाव जहाज। 2. भंडारण वेयरहाउसिंग। उत्पादन के तुरंत बाद ही वस्तुओं का उपभोग नहीं कर लिया जाता। साधारणतः उसके उत्पादन और उपयोग में कुछ समय का अंतराल होता है, इसी को समय संबंधी बाधा कहते हैं। इसीलिए वस्तुओं के उत्पादन के पश्चात जब तक उनका उपभोग नहीं किया जाता तब तक उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध, मांस, सब्जी, फल आदि को बहुत सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाना चाहिए, अन्यथा वे खराब हो जाती हैं और बेकार हो जाती है। इसी कारण भंडारण को व्यापार का एक अन्य सहायक कार्य माना जाता है। भंडारण से आशय वस्तुओं को सुरक्षित रखने से है ताकि जब कभी भी उपभोक्ताओं को इनकी आवश्यकता हो उन्हें तुरंत उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार भंडारण समय संबंधी बाधा को दूर करता है और वस्तुओं में कालमूलक उपयोगिता का सृजन करता है। 3. बीमा इंश्योरेंस। उत्पादन प्रक्रिया में अथवा रास्ते में दुर्घटना के कारण या फिर भंडार गृह में चोरी हो जाने या आग लग जाने के कारण वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं। व्यवसायी इन जोखिमों से अपने आप को सुरक्षित करना चाहेगा। इस संबंध में बीमा कंपनियां उसकी सहायता करती हैं। ऐसी जोखिम से हुई क्षति की पूर्ति करने का दायित्व ये अपने ऊपर लेती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवसाय को एक बीमा पॉलिसी लेनी पड़ती है और नियमित रूप से एक निश्चित रकम अदा करनी पड़ती है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। इस प्रकार बीमा जोखिम संबंधी बाधा को दूर करता है। 4. विज्ञापन एडवर्टाइजिंग। वस्तु का विनिमय तभी संभव है जब उपभोक्ताओं को उस वस्तु के अस्तित्व के बारे में ज्ञान हो। इसको ज्ञान संबंधी बाधा कहा जाता है। इस बाधा को विज्ञापन द्वारा दूर किया जाता है। विज्ञापन के माध्यम से उत्पादक अपनी वस्तुओं के बारे में पूर्व जानकारी संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और उनमें उस वस्तु को खरीदने की तीव्र इच्छा पैदा करते हैं। इस प्रकार विज्ञापन उपभोक्ताओं तक वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी पहुंचाने में सहायता करता है। विज्ञापन कई माध्यमों से किया जा सकता है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग, दीवारों पर लगे पोस्टर आदि आए। 5. बैंकिंग। बैंकिंग वित्त और ऋण संबंधी बाधाओं को दूर करके वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करती है। आज के युग में हम बैंकों के बिना व्यवसाय के बारे में सोच ही नहीं सकते।
व्यवसाय शुरू करने या उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बैंक धन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बैंक एक ऐसा संगठन है जो जन साधारण का धन जमा के रूप में स्वीकार करता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मांग द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से निकलवाया जा सकता है तथा जिन लोगों को धन की आवश्यकता हो उन्हें धन उधार देता है। बैंक व्यवसाय कार्य के लिए कई अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। वाणिज्य के वर्गीकरण और उपवर्गीकरण के लिए चित्र 1.3 देखिए। चित्र 1.3 वाणिज्य में वर्गीकरण। 1.6 व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के बीच संबंध। व्यापार में लाभ अर्जित करने के इरादे से माल और सेवाओं के संतोषजनक उत्पादन या आदान प्रदान के बारे में आपने सीखा है। इसके अलावा आपने यह भी सीखा है कि व्यावसायिक कार्यकलापों का उत्पादन पहलू उद्योग के अंतर्गत आता है, जबकि विनिमय पहलू वाणिज्य के अंतर्गत आता है। वाणिज्य में दो मुख्य पहलू हैं: व्यापार, खरीद और बिक्री गतिविधियां, तथा व्यापार में सहायक कार्य गतिविधियां जो माल के आसान प्रवाह की सुविधा देती हैं। व्यावसायिक कार्यकलाप की ये सभी शाखाएं एवं उपशाखाएं एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं और उनमें से कोई भी अलगाव में कार्य नहीं कर सकती है। उद्योग बिक्री और वितरण के लिए तैयार सामान और सेवाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन वाणिज्य अधिक विशेष रूप से व्यापार उद्योग को उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद के माध्यम से कार्य करने में सक्षम बनाता है। उत्पादन के चरण में मिलने वाली सहायता तैयार उत्पादों की बिक्री के दौरान भी जारी रहती है। वाणिज्य माल और सेवाओं के उत्पादक और इन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं के बीच का संबंध है। वाणिज्य इस प्रकार उद्योग की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जबकि उद्योग वाणिज्य के लिए आधार प्रदान करता है। यदि आपको याद होगा तो हमने यह भी उल्लेख किया है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक माल और सेवाओं का एक स्वच्छ और निर्बाध प्रवाह कई बाधाओं और रुकावटों से घिरा हुआ है, और वाणिज्य का एक प्रमुख पहलू सहयोग नामक है, जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन बाधाओं और रुकावटों को समाप्त करता है। व्यापार के लिए सहायता के अंतर्गत परिवहन, गोदाम, बीमा, विज्ञापन इत्यादि भी शामिल रहते हैं। इस प्रकार से सभी संपूर्ण व्यापार प्रणाली का हिस्सा हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक दूसरे को माल और सेवाओं के वितरण के लिए सहयोग करते हैं। 1.7 संगठन। अभी तक आपने व्यावसायिक कार्यकलाप के बारे में तथा उनके विभिन्न प्रकार जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग आदि के बीच में संबंध क्या है यह जानकारी प्राप्त की है। चाहे आप किसी भी व्यावसायिक कार्य को करें, आपको पूंजी, मशीनरी, कच्चे माल, श्रम, तकनीशियनों आदि विभिन्न साधन जुटाने होंगे। इन साधनों की मात्र विद्यमानता या उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं होती। उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन साधनों को सुचारू रूप से काम में लाना होता है। उदाहरण के लिए वस्त्र उत्पादन को ही लीजिए। सर्वप्रथम आप कुछ भूमि प्राप्त करते हैं, फिर भवन का निर्माण करवाते हैं, मशीनरी का क्रय करते हैं तथा भवन में उसकी स्थापना करवाते हैं। मशीनों पर काम करने के लिए श्रमिकों और तकनीशियनों को नियुक्त करते हैं, कच्चे माल खरीदते हैं जैसे रुई, रंग आदि, कारखाने में कच्चे माल को संसाधित करते हैं तथा इस प्रकार वस्त्र का उत्पादन करते हैं। वस्त्र का उत्पादन हो जाने के बाद उसे थोक व्यापारियों अथवा फुटकर व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। इस प्रकार वस्त्र का उत्पादन करने के लिए आपको कारखाना, रुई, रंग, श्रमिक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि साधनों को एकत्रित करना पड़ता है। लेकिन इन साधनों के विद्यमान होने मात्र से ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। हमें इन सभी को व्यवस्थित ढंग से एक साथ क्रियान्वित करना हो और उनके कार्यकलाप में समन्वय करना होता है। केवल तभी वस्त्र का उत्पादन करना, उपभोक्ताओं में इसे वितरित करना तथा लाभ कमाना संभव होता है।
किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए यही सब करना आवश्यक होता है। व्यावसायिक कार्य तभी वास्तविकता का रूप धारण कर सकता है जब आवश्यक साधनों को जुटाने के लिए व्यवस्थित ढंग से उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तथा उनकी क्रियाओं में उचित समन्वय करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। यही व्यवसाय संगठन कहलाता है। जे डब्ल्यू शुल्ज के विचार में संगठन का आशय है आवश्यक प्राणियों, सामग्री, औजार, उपस्कर, कार्यस्थल, उपकरण तथा वित्त का एकत्रीकरण जिनका आपस में एक व्यवस्थित ढंग से प्रभावी सहसंबंध स्थापित किया जाता है ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ओलिवर शेल्डन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। संगठन कार्य के सम्मिश्रण की उस प्रक्रिया को कहते हैं जो व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा उसके निष्पादन के लिए आवश्यक सुविधाओं की सहायता से पूरा किया जाता है ताकि उपलब्ध प्रयासों के कुशल व्यवस्थित सुनिश्चित तथा समन्वित प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्रोत उपलब्ध हो सकें। एफ जे राइट के विचार से संगठन किसी आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों का ऐसा सम्मिश्रण अथवा व्यवस्था है जिसके द्वारा या तो उपलब्ध साधनों की सहायता से अधिकतम फल अथवा लाभ प्राप्त किया जा सके अथवा किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसमें साधनों का कम से कम प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार व्यावसायिक संगठन का अर्थ है लाभ कमाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवसाय के विभिन्न घटकों जैसे श्रम, कच्चा माल, मशीन, पूंजी, शक्ति आदि को एकत्रित करना, व्यवस्थित ढंग से उन्हें कार्य में लगाना तथा प्रभावकारी ढंग से उनके कार्यकलाप में समन्वय स्थापित करना और उन्हें नियंत्रित करना। व्यावसायिक संगठन के रूप। व्यवसाय का स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथ में हो सकता है जो परस्पर मिलकर एक साझेदारी फर्म या एक संयुक्त स्टॉक कंपनी अथवा एक सहकारी समिति स्थापित करते हैं। इस प्रकार स्वामित्व एवं प्रबंधन के आधार पर हम व्यावसायिक संगठनों को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 1. एकल स्वामित्व संगठन, सोल प्रोप्राइटरशिप। 2. साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। 3. कंपनी, कंपनी। 4. सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रथम 2 वर्गों को एकल स्वामित्व संगठन तथा साझेदारी फर्म संगठन का गैर निगमित रूप कहा जाता है। शेष 2 वर्गों को कंपनी तथा सहकारी समिति संगठन का निगमित रूप कहा जा सकता है। संगठन के इन स्वरूपों का विस्तृत अध्ययन आप इकाई 2 और 3 में करेंगे। 1. 8 उद्यमकर्ता, एंटरप्रेन्योर। आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को चलाने का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। आप यह भी जानते हैं कि इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवसाय की स्थापना की जाती है, जिसके लिए विभिन्न संसाधनों को एकत्रित करना, उनमें समन्वय स्थापित करना तथा सभी कार्यों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। ये सभी कार्य कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसने एक विशेष प्रकार का व्यवसाय करने का विचार किया हो, साधन जुटाए हों तथा संगठन का मूर्त रूप देने का कार्य किया हो। ऐसे व्यक्ति को उद्यमकर्ता कहा जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय की जोखिम भी उठाता है। आप जानते हैं कि यद्यपि प्रत्येक व्यवसाय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया जाता है, लेकिन हानि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उद्यमकर्ता वह व्यक्ति है जो व्यवसाय प्रारंभ करने का विचार करता है, संगठन को मूर्त रूप प्रदान करता है, व्यावसायिक कार्यकलाप को चलाता है तथा हानि की जोखिम को वहन करने के लिए तैयार रहता है। 1.8 एक उद्यमकर्ता के लक्षण। यदि आप व्यवसाय का इतिहास पढ़ें तो आपको बहुत से व्यक्तियों के नाम ज्ञात होंगे जो उद्यमी कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकफेलर और हेनरी फोर्ड, जर्मनी के कार्ल बेंच तथा गॉटफ्राइड डेमलर तथा जापान के सोइचिरो होंडा ऐसे उद्यमियों के अत्यंत प्रसिद्ध नाम हैं जिन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करके अपार धन अर्जित किया। हमारे देश में भी जे.एन. टाटा, जी.डी. बिरला,
किर्लोस्कर व अन्य व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक विनिर्माण उद्योग स्थापित किए हैं। उद्यमियों में वैयक्तिक गुण एक जैसे थे, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना लाभदायक होगा। इन उद्यमियों के चरित्र में कुछ निम्नलिखित तत्व समान रूप से पाए गए हैं, जिनकी आमतौर पर प्रधान माना जाता है। 1. स्वतंत्रता। बहुत से सफल उद्यमियों ने अपने आप को लीक में नहीं बांधा, वे इनसे हटकर चले। वास्तव में उद्यमी तब हताश हो जाते हैं जब उनको किसी अन्य व्यक्ति के आदेशों का पालन करना पड़ता है। वे स्वयं ही मालिक बनना पसंद करते हैं तथा नियंत्रण भी करना चाहते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के निर्देशन में वे कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। 2. कठिन परिश्रम। कार्य करने की इच्छा तथा कठिन परिश्रम करना उद्यमी की उत्कृष्ट विशेषता मानी गई है। आप दावे से कह सकते हैं कि किसी भी सफल व्यवसायी ने कठिन परिश्रम किया है, घंटों पसीना बहाया है, मनोवेग से दबा रहा है तथा अध्यवसाय से कार्य किया है। बहुत संभव है कि प्रारंभ में व्यवसाय को समय पर असफलता का सामना करना पड़ा हो, परंतु उद्यमी ने उसको समाप्त नहीं होने दिया। एक सफल उद्यमी ने अपने प्रारंभिक अनुभव की कहानी कहते हुए बताया कि उसने लगातार कार्य किया, 24 घंटों में 12 घंटों से भी अधिक और सप्ताह के पूरे 7 दिन। आप कह सकते हैं कि उसने अपना समस्त जीवन इसी प्रकार व्यतीत किया। 3. लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा। उद्यमियों की अपनी समस्याओं का हल खोजने और व्यावसायिक उपक्रम को सफल बनाने की तीव्र इच्छा होती है, जिसके अंत में उन्हें पर्याप्त मुनाफे मिलते हैं। मुनाफे को वे अपनी सफलता तथा कार्य निष्पादन का मानदंड मानकर चलते हैं। केवल रुपया कमाना ही उनका ध्येय नहीं होता। 4. दूरदर्शी तथा गतिशील दृष्टिकोण। मूलतः इन व्यक्तियों को व्यावसायिक पर्यावरण अर्थात बाजार, उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण, तकनीकी विकास आदि का व्यापक ज्ञान होता है। फिर इन व्यक्तियों को व्यावसायिक अनिश्चितताओं व जोखिम की भविष्यवाणी करने में भी निपुणता प्राप्त होती है। अतः वे शीघ्र व श्रेष्ठ निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। 5. खुला मस्तिष्क। ये व्यक्ति व्यवसाय के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में निपुण होते हैं, परंतु वे परिवर्तन को रोकने का कभी प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वे अपनाने वाले परिवर्तन को रोक नहीं पाएंगे। अतः वे अपना मस्तिष्क खुला करने के आदी से हो जाते हैं। यद्यपि उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन होने के कारण कभी-कभी इन लोगों को करोड़ों रुपए की हानि उठानी पड़ जाती है, जिससे उन्हें अपनी प्रौद्योगिकी को बदलना होता है। 6. आशावादी दृष्टिकोण। प्रायः वे वर्तमान समस्याओं को अस्थायी रूप देते हैं तथा यह मानकर चलते हैं कि कुछ समय के पश्चात परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाएंगी। वे सदैव अपने लक्ष्यों को श्रेष्ठतम विधि से प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, ताकि परिणाम उत्कृष्ट निकले और उन्हें गर्व महसूस करने का अवसर प्राप्त हो। 7. कारोबारी संबंध। व्यवसाय की सफलता मुख्यतः उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों पर निर्भर करती है। उसके बाद महत्वपूर्ण होता है अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के साथ उपक्रमी का संबंध। बहुत से उद्यमियों के अन्य व्यवसायियों के साथ मधुर संबंध रहे हैं। इसके फलस्वरूप बाजार में उनकी साख जमती है। 8. अच्छे संगठनकर्ता। व्यवसाय का प्रारंभ के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के साधनों का सम्मिश्रण करना तथा उनसे श्रेष्ठतम लाभ प्राप्त करना वे बखूबी जानते हैं। वे व्यवसाय के भविष्य के बारे में लोगों को विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं, उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, पूंजी जुटा सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, सामग्री का प्रबंध कर सकते हैं, उपयुक्त कर्मचारियों का चयन कर सकते हैं तथा व्यवसाय से संबंधित विविध क्रियाओं का समन्वयन कर सकते हैं। 9. नवाचार के प्रति अभिरुचि। सफल उद्यमियों में से अनेकों ने नवाचार के प्रति अभिरुचि दिखाई है। वे अपनी आय का एक भाग अनुसंधान और नवाचार कार्यों पर लगाते हैं ताकि वे उपभोक्ताओं की मांग पूरा करने के लिए उपयुक्त माल प्रदान कर सकें। बिड़ला टाटा।
किर्लोस्कर आदि हमारे देश के कुछ उद्योगपतियों ने अपने अपने शोध केंद्र भी स्थापित किए हैं। 1. 9 सारांश। मानवीय कार्यकलाप के संपूर्ण क्षेत्र को 1. आर्थिक कार्यकलाप तथा 2. गैर-आर्थिक कार्यकलाप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक कार्यकलाप को 1. व्यवसाय, 2. वृत्ति और 3. रोजगार में विभाजित किया जाता है। व्यवसाय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा अथवा विनिमय से है, जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। वे कार्य जिनका संबंध एक विशिष्ट प्रकार की व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने से होता है, वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। रोजगार का आशय नियोक्ता द्वारा किसी समझौते या सेवा नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को सौंपे गए कार्य से होता है। व्यावसायिक कार्यकलाप के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। 1. वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार। 2. उत्पादन तथा बटा अथवा विनिमय। 3. लेनदेन में नियमितता। 4. लाभार्जन प्रमुख प्रयोजन। 5. जोखिम का तत्व एवं 6. उद्यम लाभ अर्जित करने का अतिरिक्त व्यवसाय के कुछ आर्थिक, सामाजिक और मानवीय उद्देश्य भी होते हैं। व्यावसायिक कार्यकलाप के 2 वर्गों 1. उद्योग तथा 2. वाणिज्य में विभाजित किया जा सकता है। औद्योगिक कार्यकलाप को 4 वर्गों में बांटा जाता है। 1. निस्सारक उद्योग। 2. जन्निक उद्योग। 3. विनिर्माण उद्योग तथा 4. निर्माण उद्योग। वाणिज्य को 2 वर्गों में बांटा जाता है। 1. व्यापार तथा 2. व्यापार में सहायक कार्य क्रय और विक्रय से संबंधित कार्य व्यापार के अंतर्गत आते हैं। वे कार्य जो क्रय विक्रय को सुविधाजनक बनाते हैं तथा वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर प्रवाह को कायम रखते हैं, व्यापार में सहायक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। ये हैं 1. परिवहन। 2. भंडारण। 3. बैंकिंग। 4. बीमा और 5. विज्ञापन। संगठन व्यावसायिक कल्पना को यथार्थ रूप प्रदान करता है। यह आवश्यक घटकों को एकत्रित करता है, व्यवस्थित ढंग से उन्हें क्रियान्वित करता है तथा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उनके कार्यकलाप को प्रभावकारी ढंग से समन्वित तथा नियंत्रित करता है। व्यावसायिक संगठन के 4 प्रमुख मूल रूप हैं। स्वामित्व संगठन। 2. साझेदारी संगठन। 3. कंपनी तथा 4. सहकारी समिति। 1. एकल। सभी प्रकार के व्यवसाय एक विचार के साथ शुरू होते हैं। एक व्यक्ति जो एक विशेष प्रकार के व्यवसाय को करने के लिए किसी विचार को स्वीकार करता है, संसाधनों को जुटाता है तथा संगठन को अस्तित्व में लाता है, उसे उद्यमकर्ता कहा जाता है। उद्यमकर्ताओं के चरित्र में कुछ सामान्य तत्व स्वतंत्रता, कड़ी मेहनत, लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति, खुला दिमाग तथा आशावादी दृष्टिकोण आदि होना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं।